हाँ जी। तो स्वागत करूँ क्या आपका? ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका स्वागत है प्रोजेक्ट वीआईपी में। आज अपना 9th डे चल रहा है, ठीक है, डे 9 चल रहा है। हमने एग्रीकल्चर पूरा खत्म कर दिया, इंडियन इकोनॉमी का, राजस्थान इकोनॉमी का एग्रीकल्चर खत्म कर दिया, इन्फ्लेशन वगैरह सब खत्म कर दिया हमने। ये वाला थोड़ा कोर कंसेप्ट है, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया और टैक्स रिफॉर्म और ये सब थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं, कोर इकोनॉमिक्स जिसे मैं बोलता हूँ। अब इसके बाद में तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जैसे पॉवर्टी हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो सब आप खुद से समझ सकते हो, वो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अपन सेशन ले लेंगे, उसमें अपन आपके डाउट्स में समझा दूंगा एक बार, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन इनका जो वीडियो रिकॉर्ड करना जरूरी था, क्योंकि कोर इकोनॉमिक्स से थोड़ी ऊपर से जाती है। तो आज अपन ये जो 2-3 टॉपिक, इनका डर बिल्कुल खत्म कर देंगे मेंस का। ये वाला जो है इन्फ्लेशन, प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई, ये मैं सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये नॉर्मल चीज़ें, जैसे आपको एग्जांपल देना था कि यार टमाटर की प्राइस अभी मई फर्स्ट वीक में से लेकर 4th वीक तक 15 से लेकर 125 हो गया। अब इतना सोने पे तो कभी नहीं होता, या कोई शेयर बाजार पे इतना फ्लक्चुएशन तो कभी नहीं होता। ये इधर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन जिसे बोलते हैं, कि सप्लाई साइड पे जब आप क्रंच आ जाता है सप्लाई का, तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। यूजली ये इन्हीं चीज़ों में होता है, जैसे ऑयल में हो गया और फूड में हो गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन का। मतलब कोर इन्फ्लेशन में हम ऐसी चीजों को हटा देते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है ना। जैसे ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, कोई वॉर हो गई, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, या मिडिल ईस्ट में कुछ हो गया, और यहाँ पे फूड वाला हो गया। तो फूड और फ्यूल को जब हम हटा देते हैं तो कोर इन्फ्लेशन बचता है। ठीक है, तो ये सब मैं समझा दूंगा आपको सेशन में, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप एंड लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, केंद्र राज्य वित्त संबंध और नवीनतम वित्त आयोग। फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है भाई। तो पहले तो देखो, हम क्या करते हैं जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, मान लो हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लान तो करेंगे ये चीजों को। जिस दिन हमारा प्री का रिजल्ट आया था, प्री दे के आए थे, हमने बैठ के क्या किया था कि भाई इतने सब्जेक्ट मेरे हो गए, मेरा टारगेट ये है आगे, यही सब किया था ना। ठीक वैसे ही देखो, एक चीज मैं समझा देता हूं आपको, इकोनॉमिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। जो लिटरल मीनिंग होता है ना उस वर्ड का, उसको पकड़ने की कोशिश करो, आपका 50-60% काम वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि फिस्कल को कंट्रोल में रखा जाए, जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, उसको कंट्रोल में रखा है। और ये कब होगा? जब बजट को आप मैनेज करोगे। ठीक है, तो यही ये 2003 में आया। उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया, वो आगे अपन बात करेंगे क्यों रिप्लेस किया गया। जैसे आप प्लान करते हो, अब 2 महीने तक आपने अच्छे से तैयारी की, लेकिन कुछ टारगेट्स आपके छूट गए। ठीक है, या आपने टारगेट बेस्ड प्लानिंग नहीं की थी, आपने टाइम बेस्ड प्लानिंग कर दी थी। फॉर एग्जांपल कि आपने ये बनाया था कि मैं तो डेली 8-9-10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपने टारगेट सेट नहीं किया था कि मुझे ये वाला सब्जेक्ट पर्टिकुलर इसमें खत्म कर देना है। तो वो अपना अभी पढ़ेंगे कैसे इन्होंने इसको रिप्लेस करके नए टारगेट्स लाए एनके सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा लीगल एंटिटीज कौन कौन सी है? जीएसटी काउंसिल है। अब डायरेक्ट या तो 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप यूज कर सकते हो वैल्यू एडिशन में कि 279 ए जो आर्टिकल है उसमें जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिएगा। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 280, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई, जैसे राजस्थान का है ना, 243 आई हो गया। तो इस तरीके से लीगल एंटिटीज आप कहीं भी काम ले सकते हो। फाइनेंस कमीशन में एनके सिंह चेयरमैन है, सेक्रेटरी अरविंद मेहता जी, और मेंबर्स ये है शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद और अशोक लाहिरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्कर का कि 15 फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन आप बताओ। ठीक है, अब आते हैं भाई फाइनेंशियल इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं। जब सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इश्यूज आपकी स्टैटिक नोट्स में पढ़ा होगा। अब नाउ दिस प्रोग्राम इज फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है, स्टैटिक में नहीं पढ़ा रहा आपको, स्टैटिक आपको अपने नोट से पढ़ने या पढ़ लिया होगा आपने। अब जैसे आप इश्यूज की बात कर रहे हो, तो इश्यूज के आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, तब जाके इफेक्टिव आंसर राइटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, पंजाब पिछले बहुत सालों से 2-3 साल से जीएसटी कंपनसेशन को डिमांड कर रहा है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, पंजाब में दूसरी गवर्नमेंट थी, पहले बादल जी की थी, अभी आम आदमी पार्टी है। तो ये थोड़े ज्यादा पुश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हमें कंपनसेट करो जीएसटी का। तो अभी हाल ही में रिसेंटली लगभग 3,500 करोड़ रुपए पंजाब को दिए गए जो कंपनसेशन जीएसटी का। अब जीएसटी कंपनसेशन क्या है वो अपन उसमें नहीं जाएंगे, कैसे डिवाइस होता है, क्या मैकेनिज्म, वो अपने काम का नहीं है। बस एक एग्जांपल के रूप में कि ये इश्यू चल रहा था कि स्टेट्स के पास पैसा ही नहीं था। जीएसटी के बाद में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को थोड़ा नुकसान हुआ था, तो इनके पास पैसा नहीं था, तो इनको कंपनसेशन दिया गया, लेकिन वो डिले होता जा रहा था। जैसे अभी यहाँ पे आरयूएचएस क्यों गड़बड़ चल रही है, सॉरी आरयूएचएस बोल रहा हूँ, आरजीएचएस योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो योजना है, क्योंकि आप इलाज तो करवा के आ जाते हो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन या फिर मेडिकल से दवाइयां तो ले आते हैं, लेकिन उनके बिल क्लियर नहीं होते गवर्नमेंट के, तो वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन डिले होता जा रहा था। तो अभी 2017 से लेकर अभी तक का 3,500 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट को दिए गए। ठीक है, केरला के फाइनेंस मिनिस्टर है के एन बालागोपाल, वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई
जो जितना रेवेन्यू हमें मिलना चाहिए सेंटर से उतना मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला होता है फाइनेंस कमीशन का, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कितने बैकवर्ड हो, आपका स्टेट, आपकी पॉपुलेशन कितनी है ना, उन सब चीजों को लेके अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब एक बात बताओ, केरला बोल रहा है कि यार हम डेवलप्ड है, हमारी पॉपुलेशन हमने कंट्रोल की है, तो आप तो पेनलाइज कर रहे हो हमें तो और भी ज्यादा, ये तो अच्छा काम किया ना हमने, अच्छा काम करने की पेनल्टी क्यों है, हमें रेवेन्यू शेयर क्यों नहीं ज्यादा मिल रहा? तो ये इश्यू भी आता है एक, ठीक है। सिंस पॉपुलेशन एंड बैकवर्डनेस इज गिवन हायर वेटेज ओवर परफॉर्मेंस। अब देखो ये सब हिंदी में भी लिखा हुआ है ना, मैं समझा आपको देता हूं, लेकिन आपको सब हिंदी में समझ में आ जाएगा। पूर्व पंजाब सरकार द्वारा तत्काल जीएसटी मुआवजे की मांग कर रही है, ठीक है। केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र को राज्य से उचित राजस्व नहीं मिल पा रहा है। राज्य और जनसंख्या और पिछड़ापन को प्रदर्शन से अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए तमिलनाडु को, अब देखो कोई भी स्टेट भी कमाता है, बहुत सारे टैक्स से कमाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगाता है एल्कोहल पे, है ना, उसके अलावा ये मोटर व्हीकल टैक्स लगाता है, बहुत सारे टैक्स लगाता है स्टेट भी। तो वो किधर चले जाता है? पहले सेंटर के पास जाता है और फिर वहां से डिवोल्व होके फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट के पास आता है। तो तमिलनाडु 1 रुपया देता है ना जब गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको वापस 29 पैसे देती है। तो ये नुकसान हो जाता है इन डेवलप्ड थोड़े से साउथ स्टेट्स को, कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, हमें कम मिल रहा है। जबकि बिहार 1 रुपया देता है और 7 रुपये वापस लेता है, क्योंकि बिहार तो खुद ही गरीब है, तो ज्यादा चाहिए होगा, वो कहां से देगा सेंटर को? तो ये एक तरीके से पेनल्टी हो गई कि आपने इंडिया में, चलो ठीक भी है, मतलब अब डेमोक्रेसी है और स्टेट्स इंडिया के पार्ट है, तो आप एक तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और वो तो करना ही पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है। तो मान लो ये साउथ वाले स्टेट्स है, तो यहां से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके अपन जो पुअर स्टेट्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये साउथ वालों को प्रॉब्लम है और नॉर्थ वालों को मजे आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा केंद्र द्वारा, अब आगे चलते हैं अपन, द इंक्रीज यूज ऑफ सेस बाई सेंटर्स। अब देखो क्या दिक्कत होती है, सेस बढ़ाने से क्या नुकसान हो रहा है। संविधान में लिखा हुआ है कि सेस को आपको फाइनेंस कमीशन डिवोल्व नहीं कर सकता स्टेट्स को, मतलब यदि कोई किसी भी चीज पर उपकर लग रहा है तो उसको स्टेट्स को देने की जरूरत नहीं है ना। मान लो कोई भी टैक्स लगा तो उसको तो बटेगा, वो तो जैसे 42% फाइनेंस कमीशन ने फॉर्मूला निकाला है कि 41 + 1% स्टेट्स को देना है, लेकिन जब सेस और सरचार्ज लगता है उसको आपको स्टेट्स को देने की जरूरत नहीं है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो टैक्स बढ़ाती है, जैसे स्वच्छ भारत सेस लगा दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ है ये चीज, कि आप ऐसा टैक्स लगा रहे हो जो कि आप स्टेट्स को तो डिवोल्व कर नहीं रहे, स्टेट्स को दे नहीं रहे, खुद ही यूज कर रहे हो, तो नुकसान होगा ना स्टेट्स का, तो ठीक है। अलाउइंग स्टेट एंटिटीज टू बोरो डायरेक्टली फ्रॉम, अच्छा ये भी एक, अब ये सब किस चीज के एग्जांपल है? टैक्स रिफॉर्म के एग्जांपल है, या फिर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप के एग्जांपल है, कि अब यदि कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो आप सीधा जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो सीधा वहां से जाके बोरो कर सकती है। ये जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये सीधा जापानी जो जीका है वहां से बोरो कर सकती है। जैसे 1056 करोड़ का लोन लिया राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा ही हुआ है, आपको सबको बताइए, है ना। जैसे कहां पे गया, अच्छा इसकी हिंदी नहीं हो रखी क्या, एक लाइन छूट गई है, ये बाद में साइड ऐड की थी मैंने ना, ठीक है। आप देख लेना कि 1056 करोड़ जीका से लिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, डायरेक्ट लोन लिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है भाई? 15 फाइनेंस कमीशन, कब हुई? नवंबर 2017। अब इससे डायरेक्ट 5 मार्कर या 2 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि 15 फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन बताओ, तो शुरुआत कहां से करोगे कि नवंबर 2017 में बनी, कब से कब के लिए बनी? 2021-22 से लेकर 25-26 से 5 साल के कार्यकाल के लिए बनी, और चेयरमैन कौन है? एनके सिंह साहब है। रैंकिंग की बात करते हैं, राजस्थान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो वो 39.8% है, ये बहुत ज्यादा है भाई, होना कितना चाहिए? लगभग 20% होना चाहिए। किसकी रिकमेंडेशन है? एनके सिंह कमेटी ने कहा था कि डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेट्स का एक्युमुलेटिव 20% होना चाहिए और सेंटर का 40% होना चाहिए, मिला के 60% होना चाहिए। मतलब डेट टू जीडीपी, है ना, मतलब आप कितना उधार ले रहे हो, आपकी जीडीपी कितना है। मान लो आपकी 100 रुपए जीडीपी है तो आप 20 रुपए उधार ले सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन राजस्थान में कितने ले रखे? लगभग 40 रुपए ले रखे, तो ये ज्यादा, इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उधारी तो बहुत नुकसानदायक है, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा देना पड़ता है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? सॉरी, ये आपको पता है ना, राजस्व खर्चा, है ना, तो ये ज्यादा बढ़ता है, तो फिर आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचता है। मान लो आपको 100 रुपए और आपने 70 रुपए उधर ही खर्च कर दिया, तो आपके पास 30 रुपए बचा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर तो काम की चीज है, पुलिया बनाते हो, स्कूल बनाते हो, उसके अलावा आप सड़कें बनाते हो, फैक्ट्रियां खड़ी करते हो, तो ये तो काम की चीज है ना। ये राजस्व कर, तो जैसे आपने फ्री लोन दे दिया किसी को स्कीम्स वगैरह में, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा अपने को ना। राजस्थान शेयर इन टैक्स डिवोल्यूशन इज अप्रोक्स 6%, मतलब जो फाइनेंस कमीशन है वो मान लो 100 रुपए दे रहा है,
तो उसमें से सिर्फ 6 रुपए राजस्थान को मिल रहे हैं। सब ज्यादा किसको मिल रहा है? यूपी को। क्यों मिल रहे हैं भाई? क्योंकि एक फॉर्मूला बनाया है 15 फाइनेंस कमीशन ने। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आता भी है, यूपीसी वगैरह में तो खूब आता ही है। तो मैं बता देता हूं क्या फॉर्मूला है, कि ये वाला फॉर्मूला है कि इसके बेसिस पर पैसा मिलता है। मान लो 100 रुपए है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन इससे बोलते हैं। एक तो वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजॉन्टल हो गया, कि कौन से स्टेट को कितना मिलना है। वर्टिकल तो 42% हो गया, मतलब सेंटर से स्टेट को कितना मिलना है। तो सेंटर से स्टेट को टोटल मिला के 41 + 1 1% जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, ठीक है। तो 42% मिल गया। अब हॉरिजॉन्टल, अब इस 42% में से किस स्टेट को कितना मिलना है, वो इन 5 चीजों पर डिसाइड होता है। कि पॉपुलेशन को 15% वेटेज दे दिया, एरिया को 15% वेटेज दे दिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को, अब जो जिसकी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बढ़िया है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इनकम डिस्टेंस, जो ज्यादा गरीब है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इनकम डिस्टेंस मतलब कोई भी एक एवरेज इनकम ले ली और इससे ज्यादा नीचे कोई, मान लो बिहार बहुत नीचे है, तो भाई इसको तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो फिस्कल फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, हम तो सारे स्टेट्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब जैसे ये थोड़ा बैलेंस कर रहा है कि साउथ जो नेशन है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तो उनकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए भाई, है ना। टैक्स और फिस्कल एफर्ट, कोई भी स्टेट कितना कितना एफर्ट मार रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कौन कौन से उन्होंने नई नई स्कीम्स लाई है, पॉलिसी लाई है, ताकि ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। ताकि ये सब क्यों रखा गया है, ताकि स्टेट्स भी जिम्मेदार बने, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बच्चे को टॉफी देते हैं ना, कि तू भाई होमवर्क पूरा कर लेगा तो तुझे टॉफी मिलेगी। हम वो टॉफी क्यों दे रहे हैं, ताकि बच्चा भी जिम्मेदार बने, होमवर्क कर ले। ठीक वैसे ही स्टेट्स के ये होमवर्क है कि आप टैक्स में कितना सुधार ला रहे हो, आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कितना कर रहे हो। और ये जो है इनकम डिस्टेंस, ये जैसे कोई गरीब बच्चा है उसको हम कुछ दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब है बेचारा, तो इनकम डिस्टेंस हो गई। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये भी टॉफी हो गई कि आप कितना पेड़ लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपका एरिया और पॉपुलेशन, ये आपकी जरूरतें हो गई, है ना। किसी को कोई भूख मर रहा है, देखो एक मैं वैसे एनालॉजी समझाता हूं कि आपको एक टॉफी देनी है ना। टॉफी देने के 3 तरीके हैं। पहला कि कोई भूखा ही मर रहा है भाई साहब, है ना, तो उसको तो देनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए ये 2 पैरामीटर हो गए कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, तो आपको तो जरूरत है ना, ठीक है। दूसरा, आप कितना अच्छा कर रहे हो उसके हिसाब से एप्रिसिएशन के रूप में आपको ट्रॉफी मिल रही है। तो ये 3 चीज हो गई। फॉरेस्ट वाली चीज हो गई कि आप कितने पेड़ लगा रहे हो, वो वाली चीज हो गई। आपने डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन वगैरह कंट्रोल कितने अच्छे से किए, और टैक्स रिफॉर्म आपने कितने किए। और एक तो जरूरत हो गई, एक आपका एप्रिसिएशन हो गया, और एक आपको, आप बेचारे हो, गरीब हो, तो आपको वैसे दिया जाएगा कि यार आपको जरूरत है। ये भी जरूरत का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। कौन सी वाली चीज हो गई? इनकम डिस्टेंस, कि आप कितने पुअर हो, ठीक है। समझ में आ गया सब कुछ। बस इकोनॉमिक्स को माइंड पे लोड नहीं लेना है। इकोनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल चीज है। बस वो लोग वहां पे कमिटी बना के ये बातें करते हैं कि यार इस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, इस स्टेट को कितना मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब आप तो बोलोगे मेंस का बताऊं, तो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर 15 फाइनेंस कमीशन स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन करता है। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन को मतलब क्या बोलेंगे, हिंदी में बता देता हूं मैं। कहां गया ये रहा, क्षैतिज हस्तांतरण और ऊर्ध्वाकार। ऊर्ध्वाकार तो मतलब सेंटर से स्टेट को कितना मिल रहा है टोटल, और फिर अलग अलग स्टेट को कितना मिल रहा है, वो क्षैतिज हस्तांतरण। तो इसके लिए जनसंख्या, क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी, आय से दूरी, कर और राजकोषीय प्रयास, और जनसंख्या नियंत्रण, ये 5 चीजों पर फोकस किया जाता है। आगे चले, ठीक है साहब। एनके सिंह कमेटी का ये हो गया। अब एनके सिंह कमेटी ने फिस्कल रिफॉर्म के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दी है ना 15 फाइनेंस कमीशन ने। अच्छा, इन्होंने कहा एनके सिंह कमेटी ने कि 15 फाइनेंस कमीशन क्यों स्पेशल है भाई। 4 चीजों के कारण स्पेशल है। एक तो आपने एबोलिशन ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये मैंने प्री में पढ़ाया था आपको, 2017 में एबोलिश कर दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो ना। प्लानिंग कमीशन एबोलिश हो गया 17 में, आखिरी प्लान था 12 5 ईयर प्लान। उसके बाद में नीति आयोग गया, तो भी स्पेशल है, क्योंकि पहले तो प्लानिंग कमीशन के हाथ में बहुत सारी चीजें थी डिवोल्व करने के लिए, अब फाइनेंस कमीशन का काम बढ़ गया। कमिंग ऑफ अब जीएसटी, अब जीएसटी भी आ गया साहब 2017 के बाद में, 2000 है ना, तो अब और काम बढ़ गया इसका, अब उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसीलिए तो 1% एक्स्ट्रा दिया है जम्मू कश्मीर को। ये 4 चीजें एक्स्ट्रा हुई, इसलिए स्पेशल है 15 फाइनेंस कमीशन। आगे चले, गोल्डीलॉक बैलेंस, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को फिस्कल कंसोलिडेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में बैलेंस बनाना पड़ता है। गोल्डीलॉक का मतलब क्या होता है हिंदी में गोल्डीलॉक ही लिखा होगा, कहाँ है ये रहा, गोल्डीलॉक संतुलन। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है मैं पहले बताता हूं। गोल्डीलॉक जोन वो होता है जो बहुत कंफर्टेबल होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। मतलब ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। मतलब मान लो ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बाद में कौन है, मरकरी है, मरकरी के बाद में कौन है, वेनस है, वेनस के बाद में अर्थ आ गई, अर्थ के बाद में कौन आ गया, फिर मार्स आ गया, मार्स के बाद में फिर कौन आ गया, बताओ, जुपिटर आ गया, फिर सैटर्न आ गया। इस तरीके से चलता रहता है ना। तो एक बात बताओ, बाकी प्लैनेट्स पे क्यों वो नहीं है, हैबिटेट क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं रहते वहां पे? क्योंकि गोल्डीलॉक जोन में सिर्फ अर्थ और मार्स ही आते हैं। मतलब
ये जो प्लानेट है बाहर वाले, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, शनि हो गया, है ना, बृहस्पति हो गया, ये सूर्य से इतने ज्यादा दूर है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। तो बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए पानी नहीं मिलता वहां पे। और ये जो मरकरी वेनस है ये बहुत ज्यादा पास है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गोल्डीलॉक जोन वो जो मस्त वाला जोन होता है जिसमें आदमी सर्वाइव कर सकता है, न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स के गोल्डीलॉक संतुलन का मतलब है कि आपको राजकोषीय समेकन भी करना है और आर्थिक विकास भी करना है। मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे करते हैं? फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, काम काम का ही पैसा खर्च कर रहे हो, ये होता है फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन। लेकिन एक बात बताओ, खर्चा करना ही बंद कर देगी तो आर्थिक विकास रुकेगा। भाई आपको सैलरी भी देनी है, आपको पुलिया भी बनानी है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो दोनों में संतुलन बना के रखना जरूरी है ना। डायग्राम याद करो तुला वाला, ठीक है, यदि आपने कलम किया हुआ तो एक आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, एक तरफ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। ठीक वैसे ही जैसे घर में मान लो आप कमा रहे हो तो इतने ज्यादा भी कंजूस मत हो कि घर की प्रगति रुक जाए। आप यदि मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो या फिर बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो, हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो, खाने में इन्वेस्ट करते हो तो आपका फायदा होगा। बहुत ज्यादा कंजूस होगा तो नुकसान होगा। और इतना भी मत उड़ाओ कि IIC कर रहे हो। तो वैसे ही बस वही है यार, इकोनॉमिक्स का डर मत बैठाओ, बस वही है। जैसे अपन घरों में करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट वहां बैठ के करती है। आगे चले, ये हो गया साहब गोल्डीलॉक। अब डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछा हुआ है, टर्म्स पूछी हुई है, जैसे मैं बताता हूं, टर्म्स पूछ लेता है इकोनॉमिक्स से, जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन क्या है यही पूछ लिया, तो आप इसमें गोल्डीलॉक जोन, या आप पूछ सकता है कि गोल्डीलॉक बैलेंस क्या है, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमिक्स क्या है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो गोल्डीलॉक इकोनॉमिक्स क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन प्लस जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें बैलेंस करना। क्योंकि बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लेंगे, कंसोलिडेट मतलब एकत्रित करना, पैसे को एकत्रित करके बैठ के रह जाएंगे तो फिर तो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। समझ में आ गया होगा, और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। कहाँ गया? बहुत बड़ा टॉपिक है यार ये तो। फिस्कल फेडरलिज्म की शुरुआत कब हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद करो, दो चीजें हो गई थी, एक तो प्रोविंसेज हो गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और एक क्या हो गए थे प्रोविंसेज के अलावा, ये क्या बोलते हैं उसे, इंडियन स्टेट्स, है ना। तो अब प्रोविंसेस को भी बजट, अपना खुद का बजट लाने की वो दे दी गई थी, छूट दे दी गई थी। अब खुद का बजट लाएंगे तो भाई फिस्कल फेडरलिज्म हो गया ना, फेडरलिज्म आपने अलाउ कर दिया। उसके अलावा कीवर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस कोर्सिव फेडरलिज्म। एक तो आपको सहकारी संघवाद करना है, एक जबरदस्ती वाला संघवाद करना है, तो अपने को कोऑपरेटिव में जाना है। रीजनल इंबैलेंस वर्सेस वर्टिकल इंबैलेंस। रीजनल इंबैलेंस जैसे अभी साउथ और नॉर्थ का मैंने बताया था आपको, ये सब आपको पता है। आगे चलते हैं, स्कीम्स पॉलिसी कौन कौन सी है कि आप सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बनाने के लिए, आप देखो ये इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिनमें 60-40 होता है, मतलब 60 तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40 स्टेट गवर्नमेंट देता है। और कुछ जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और बॉर्डर स्टेट है उनमें 90-10 होता है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10 स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने डाल दिए, जैसे प्रधानमंत्री कच्ची सिंचाई योजना 60-40 होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा हो गया, और ये 2-4 जो कोर स्कीम चल रही है। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है जिसमें 100% सेंटर देता है, जैसे MP लेड हो गया, भारत नेट हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, तो कहीं काम आ सकता है आपकी, है ना। कौन डिफरेंट ग्रांट्स होती है स्टेट्स को, जैसे 42% के अलावा कुछ ग्रांट भी देता है फाइनेंस कमीशन। तो ग्रांट्स कौन कौन सी होती है? जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है, लोकल गवर्नमेंट ग्रांट होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट देती है। ग्रांट वो पैसा होता है जो वापस नहीं लेते। जैसे एक तो आप किसी आपके दोस्त को उधार दे रहे हो, तो उधार तो आप या तो बिना ब्याज के दोगे या ब्याज के दोगे, तो ये तो उधार हो गया, वापस आपको मूलधन तो मिलना ही मिलना है। और एक होती है ग्रांट कि भाई तू मस्त रह, ले और मस्त रह, वापस नहीं देने की जरूरत है ना, तू भाई है मेरा। तो वैसे ही सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ग्रांट दे स्टेट्स को। तो ये ग्रांट हो गए। रेवेन्यू डिफिसिट मतलब मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने बजट घोषित किया और उसमें क्या कि 10,000 करोड़ का राजस्व व्यय होगा, लेकिन 12,000 करोड़ का हो गया उस साल। तो हर साल अब 2,000 करोड़ का जो कहां से भुगतान आएगा, ये फिर कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 2,000 करोड़ का। इसे रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो राजस्थान गवर्नमेंट 15,000 50,000 करोड़ खर्च कर देगी, नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि भाई इतना ही रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिलेगा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ग्रांट, मान लो पंचायती राज और जो अर्बन बॉडीज है उनमें खर्च करने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट होती है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए ग्रांट होती है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट होती है। मान लो किसी स्टेट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मान लो छत्तीसगढ़ है तो वहां पे नक्सल एरिया पे कमांड करने के लिए ग्रांट है, तो स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट हो गई। ये 4-5 आपको याद रखनी है, बस एग्जाम्पल है ना, ये आप हिंदी में पढ़ लेना। कहाँ है ग्रांट्स? ये रहे, यह थोड़ा अंदर आएगा। राजस्व घाटा अनुदान हो गया, स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान होता है, आपदा प्रबंधन अनुदान हो गया, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान हो गया, राज्य विशिष्ट अनुदान हो गया, ठीक है। आगे चले साहब, अनगेसिंग कमेटी ने क्या क्या बोला आप बताते हैं अपन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि एक तो एफआरबीएम 2003 को रिप्लेस कर दो डेट मैनेजमेंट एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 से। अब ये ज्यादा काम का नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन वही वाली बात है कि प्लान किया आपने मेंस के लिए, प्लान पूरी तरह सफल तो किसी का नहीं होता 100%। तो एफआरबीएम एक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फिर एनकेसिंग कमेटी आया, उसने नए में बोला कि स्केप क्लोज लाओ, आप बायोंसी क्लोज लाओ, मतलब जैसे आपने प्लान बनाया और आपके 2 दिन खराब हो गए तो स्केप क्लोज भी होना चाहिए यार। दिन में बीच में एक दिन आपको ऑफ रख लेते ना आप, तो आप डिमोटिवेट नहीं होते, आपका प्लान बिल्कुल सही चलता रहता है, क्योंकि वो जो 2 दिन खराब हुए वो आप जो 2 दिन छुट्टी आपने रखी थी उसमें आप कवर हो गए। ठीक वैसे ही यहां पे एनकेसिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि स्केप क्लोज रखो। मान लो कुछ कोरोना आ गया तो आप ऐसा रखो कि कोरोना या फिर ऐसी कोई भी इंसिडेंट के तब आप टारगेट से विचलित हो सकते हो 0.5%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बायोंसी क्लोज होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, इकोनॉमी सही चल रही है, तो आपको 0.5% रिवाइज करके ज्यादा अच्छा करना है ना, वैसे आप अपना प्लान करते हो। ठीक वैसे ही चीज है, डेट टू जीडीपी रेशियो 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने ऊपर बताया था, और स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला के 20% होना चाहिए, लेकिन राजस्थान का तो 40% हो गया था, है ना, 39.5%, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 1 मिनट, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं बाद में करता हूँ ना। हाँ 1 मिनट में बोल ही देता हूँ। हेलो, हाँ मम्मी क्लास है, मैं बाद में करूँगा ना। हाँ रिड्यूस रेवेन्यू, हाँ, और उसके अलावा डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया, फिस्कल डिफिसिट हो गया, रेवेन्यू डिफिसिट। आपको पता है रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है कि जितना रेवेन्यू आया जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसको 0.8% कर दो 2022-23 तक। तो ये 3 टारगेट आपको याद रखने ही रखने भाई, 2.5% ऑफ जीडीपी 22-23 तक, 0.8% 2022-23 तक, और डेट टू जीडीपी रेशियो सेंटर का तो 40% और स्टेट का 20%। ये एनकेसिंग कमेटी की रिकमेंडेशन है। सरकारी कमीशन ने और पंची कमीशन, ये दोनों फेडरल पे थे, इन्होंने फाइनेंस के बारे में क्या बोला भाई, सरकारी कमीशन बोलता है कि स्टेट को ज्यादा पावर दो भाई और ज्यादा रेवेन्यू दो, फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बनाओ, अभी हर 5 साल के लिए होता है ना, इसको परमानेंट बॉडी बनाओ। ये 2 चीजें बोली थी सरकारी कमीशन ने, ठीक है। अभी हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है ना फाइनेंस कमीशन, तो इन्होंने कहा कि परमानेंट बॉडी बना दो, जैसे आरबीआई होता है ना, जैसे सेबी होता है, वैसे परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। पंची कमीशन ने कहा कि भाई ये सेस और सरचार्ज जो आप बढ़ा रहे हो उसको कम करो, नहीं तो फिर स्टेट्स के पास पैसा कम मिलता है, क्योंकि सेस और सरचार्ज तो डिवोल्व होता नहीं है, वो तो स्टेट्स को दिया नहीं जाता। तो ये 2 चीजें आप रिकमेंडेशन याद कर लेना, आपके काम आ जाएगी। आर्टिकल्स ये पढ़ लेना आप, आर्टिकल 270 क्या बोलता है कि स्टेट्स दैट टैक्स कलेक्टेड एंड लेविड बाय द सेंटर आर एलोकेटेड विद द सेंट्रल स्टेट। ठीक है भाई, ये तो आप पढ़ लोगे। 271 280 फाइनेंस कमीशन वाला हो गया, 268 275 स्टेटरी ग्रांट और डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ये सब आपको पता है, ये स्टेटिक का पार्ट है, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में हुआ था, और ये सब ग्राफ्स आप यूज कर सकते हो। जैसे 11 फाइनेंस कमीशन ने 29.5% डिवोल्व करने के लिए बोला, फिर 30, अब धीरे धीरे देखो बढ़ता जा रहा है, 42 और 41 क्यों, क्योंकि 41+1 है, जम्मू कश्मीर को दे दिया गया, ठीक है, 1%। तो समझ रहे हो, धीरे धीरे स्टेट्स को बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो आप एग्जाम में कैसे बना के आओगे, अरे सिंपल सा है, बस आप कुछ नहीं करना कि ऐसे आपको एग्जैक्ट डाटा याद भी नहीं है तो भी बस ये कर दो, लास्ट वाला बता दो कि ये 42% है, ये 11th फाइनेंस कमीशन है, ये 15th फाइनेंस कमीशन है, और ये क्या है इधर, ये परसेंटेज डिवोल्व, बस हो गया। इतना सा बना के आना है। इकोनॉमिक प्रोफेसर्स लव्स ग्राफ्स, छोटा सा ग्राफ बना के आना है अपने को, ठीक है। उसके अलावा ये सब ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस एक कोई भी टारगेट याद कर लेना जो अभी लेटेस्ट का है कि 2022-23 का 3.5% है फिस्कल डिफिसिट टारगेट, ठीक है। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने बनाया। आगे चले, ये सब आप पढ़ लेना, कोई ज्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं है। लगभग 66% कैपिटल स्पेंडिंग इंडिया इज इनकर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मान लो 100 रुपए खर्च हो रहे कैपिटल पे, पुलिया बनाने पे, कोई मशीनरी लगाने पे, है ना, बिल्डिंग खड़ा करने पे, उनमें से 66 रुपए स्टेट गवर्नमेंट मिला के खर्च करती है, 33 रुपए ही खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो स्टेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंडियन स्टेट्स अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 58% ऑफ ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यदि ओवरऑल की बात करें कैपिटल और रेवेन्यू की, तो लगभग 58% स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ये काम आ जाए तो ले लेना, नहीं तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां तक आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। अब बस लास्ट वाला टॉपिक बचा अपना, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, वही वाला है, बस टैक्स रिफॉर्म। इन सबको क्लब कर दिया मैंने, क्योंकि देखो फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है, मतलब आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में क्या क्या रिफॉर्म कर रहे हो, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, यही फिस्कल रिफॉर्म होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये रहा राजकोषीय सुधार, है ना। तो मतलब वही वाली बात होगी ना। तो टैक्स रिफॉर्म इसी का तो पार्ट है। टैक्स रिफॉर्म में क्या करते हैं कि आप टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, तो आगे चलते हैं भाई क्या क्या करें। एफआरबीएम एक्ट में बोला गया है कि 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हमेशा प्रेजेंट किए जाएंगे यूनियन बजट के साथ, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। आप सोचो यार, जब आप प्लान बनाते हो तो प्लान में आप क्या बनाते हो कि यार पूरे 3 महीने में मेंस है,
तो एक तो 3 महीने का प्लान होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना है प्लस टेस्ट सीरीज खत्म करनी है। ये प्लान हो गया, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो गया, बड़े बड़े टारगेट्स इसमें सेट करने हैं। उसके बाद में आप प्लान बनाते हो कि इस महीने क्या करना है, मतलब मीडियम टर्म का फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट यही करती है कि इस साल क्या करना है। और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके लिए, हर दिन की स्ट्रेटेजी है ना, कि डेली अब मैं 8 बजे उठूंगा, वैसे जैसे 3 आप बनाते हो ना वैसे ही ये 3 डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के एफआरबीएम एक्ट के अंदर, तीनों को याद कर लेना, आप काम आएंगे। राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति वक्तव्य और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़ा पार्ट हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं साहब, एग्जांपल्स जैसे अब जैसे मैंने क्या बोला था, फिस्कल रिफॉर्म में क्या होता है कि रेवेन्यू को बढ़ाना है और एक्सपेंडिचर को कम करना है। अब रेवेन्यू बढ़ाने का एक तरीका डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेशीकरण होता है, क्या विनिवेश, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी है, मान लो ओएनजीसी है ना, या एचपीसीएल है, गवर्नमेंट के पास 100% ओनरशिप है, इसका वो कुछ पार्ट बेच देगी कि यार 60-70% ही रखते हैं, बाकी 30% प्राइवेट एंटिटी को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उसको कहीं और खर्च करेगी, इसे ही तो बोलते हैं विनिवेश। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से आईडीबीआई बैंक को किया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किया, और सिर्फ पैसा ही नहीं आता, इससे और भी चीजें आती है। जब कोई प्राइवेट आदमी आएगा तो वो अपने साथ नई मैन पावर लाएगा, नई स्किल लाएगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, है ना, ये सब चीजें लाएगा, तो वो अच्छे से काम करती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ज्यादा अच्छे से काम करने लग जाएगी, गवर्नमेंट के कुछ कमियां होती है वो सुधर जाएगी। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है कि भाई ये सब क्या है, ये एग्जांपल्स किस चीज के, ये फिस्कल कंसोलिडेशन के एग्जांपल है, या फिर बोल सकते हैं कि फिस्कल रिफॉर्म के एग्जांपल है। फिस्कल रिफॉर्म में क्या होता है कि आपको रेवेन्यू को तो बढ़ाना है और खर्चे को कम करना है, तो ये सब रेवेन्यू को बढ़ाने के एग्जांपल है। जैसे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, पहले क्या होता था कि कोई भी गवर्नमेंट है, जैसे मैं ही हूं, मान लो करेक्ट सिविल चला रहा हूं, अब मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए आए पूरे साल के प्रॉफिट, है ना, मैं क्या करूंगा उस 5 लाख रुपए को कुछ एग्जाम्पन्स, कुछ डिडक्शंस जो गवर्नमेंट देती है, ये सब दिखा दिखू के, अपने एम्प्लॉय की सैलरी दिखा के, अपने ऑफिस का खर्चा दिखा के, मैं तो रूम से बैठ के ले रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे ऑफिस का 20,000 रुपए तो महीने का किराया है, ये सब करवा के मैं नील कर दूंगा, प्रॉफिट को जीरो प्रॉफिट कर दूंगा, ताकि मुझे टैक्स नहीं देना पड़े। अब गवर्नमेंट होगी समझदार, बोले कि भाई साहब आपको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो आपको टैक्स एग्जेम्पशंस को लिमिट करना है, सो दैट दे एटलीस्ट पे मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स टू गवर्नमेंट। तो ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है। अल्टरनेटिव टैक्स है आपके डायरेक्ट कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है, अल्टरनेटिव है, लेकिन मिनिमम है वो, कम से कम तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट जीरो दिखाओ। और ऐसा कुछ नहीं होता, यदि कंपनी चल रही है तो प्रॉफिट तो होता है, ये तो न्यूनतम वैकल्पिक कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके अलावा मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि जीएसटी में कौन कौन सी सब्सिडी हो गए, एक्साइज ड्यूटी हो गई सेंटर की, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, ये सब आपको पता है। फिस्कल कंसोलिडेशन के कौन कौन से तरीके होते हैं, भाई मैंने क्या बोलता, रेवेन्यू को बढ़ाना है, मतलब आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाओ, जैसे ई फाइलिंग आपने कर दी तो ज्यादा लोग टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। उसके अलावा टारगेट डिलीवरी करो स्कीम्स की, मतलब खर्चे को कम करना है, या तो आप रेवेन्यू बढ़ाओ या खर्चे को कम करना है। तो खर्च यदि टारगेटेड डिलीवरी करोगे, मान लो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, पहले उन लोगों के पास भी पैसा जा रहा था जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हो, तो पैसा कम खर्च होगा। लॉस मेकिंग पीएसयू को शट डाउन करो, मान लो कोई कंपनी है गवर्नमेंट की, वो लॉस कर रही है तो उसको शट डाउन करो ना भाई। ठीक है, तो ये सब फिस्कल कंसोलिडेशन राजकोषीय क्या बोलते हैं, राजकोषीय समेकन के एग्जांपल हो गए। देखो मेरी हिंदी भी धीरे धीरे आपके साथ इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा और क्या क्या किए, उसके अलावा जैसे कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 22% कर दिया गया। अब आप बोलोगे इससे क्या फिस्कल कंसोलिडेशन होगा, ये सिर्फ फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट है कि मान लो हम कभी कभी टैक्स कम करते हैं तो भी हमारे पास टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं। मान लो आप कहीं कमाने जा रहे हो और गवर्नमेंट ने भाई साहब 100 रुपए की 80% टैक्स रख दिया कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 80 रुपए आपके टैक्स लगेंगे, तो आप भाटा कमाने जाओगे, आप बोलोगे मुझे नहीं कमाना भाई, 80 रुपए तो गवर्नमेंट ले जाती है, 20 रुपए करके क्या करूं, मुझे कमाना ही नहीं, मुझे कंपनी चलानी नहीं है। आप फिर गवर्नमेंट बोलेगी भाई रुक रुक, तू ऐसा कर 30% ही दे देना लेकिन तू कमा। तो अब पहले लोग, एक तो ये चीज होती है, या फिर आप क्या करते हो जो ज्यादा होती है कि आप इनकम ही नहीं दिखाते गवर्नमेंट को कि 80 रुपए कौन देगा गवर्नमेंट को, खा जाता हूं मैं तो टैक्स, तो खा जाते हैं। लेकिन जब आप 30 रुपए करते हो तो लोग आगे भी आएंगे, आगे बढ़ के किया चलो टैक्स ले लेते हैं, थोड़ा डर भी होता है और कमाने की भी ज्यादा वो होगी तो टैक्स बढ़ जाता है। तो वैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 22% कर दिया ताकि ज्यादा कंपनियां खुले, ज्यादा रोजगार मिले, उसके अलावा ज्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए, है ना। और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको तो 15% ही कर दिया। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वाज इंक्रीज। अब ये एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, अरे इनकम टैक्स जो लगता है ना, तो 2.5 लाख, पहले ऐसा था कि 2 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको बढ़ा के ऐसा कर दिया कि चलो 2.5 लाख तक नहीं मिलेगा। मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं उनको क्या इनकम टैक्स ले यार मेरे से, है ना। और सीनियर सिटीजन है ना, अब जैसे मेरी उम्र तो हो गई, कितनी साल हो गई, 78 साल हो गई, तो अब मेरे से तो क्या ही टैक्स लेंगे 3 लाख रुपए तक। तो बोले कि दादाजी आप ऐसा करो 2.5 लाख कीजिएगा, आप 3 लाख तक कोई टैक्स मत देना। ये सब क्या है, ये टैक्स रिफॉर्म्स है ना। फाइनेंस एक्ट 2020 आया। अब देखो हर बजट के साथ एक फाइनेंस एक्ट आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में
कि तीन वो करने होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल करना होता है, फाइनेंस बिल करना होता है, ये तीन करने होते हैं। तो फाइनेंस जब बिल पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 मतलब 2020 का जो बजट था उसमें फाइनेंस एक्ट जो पास हुआ उसमें बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे। क्या क्या हुए कि भाई साहब इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है कि वो इनकम टैक्स की लोअर स्लैब में जा सकता है यदि वो एग्जम्पशंस को करे। अब ये ज्यादा काम का नहीं है, देखो सच बताऊं तो अब इसमें मैं जाऊंगा कि एग्जम्पशंस एटीसी क्या होता है, वो कोई काम का नहीं है आपके ना। उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबोलिश कर दिया गया। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क का कि रिसेंट टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक है टैक्स रिफॉर्म, तो आप ये सब लिख सकते हो कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स को 22% कर दिया गया, न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15% कर दिया गया। उसके अलावा जो बेसिक लिमिट है एग्जाम्पशन की वो 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई। उसके अलावा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया। अब ये क्या होता है ये मैं समझाने नहीं बैठूंगा अभी, मतलब अरे समझा ही देता हूँ यार, मुझसे रुका नहीं जाता। डिविडेंड क्या होता है, आप कोई भी मान लो शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है ना, 100 रुपए लगाए थे, अब उसका डिविडेंड आ रहा है आपके पास हर साल 50 रुपए, इस पे जो टैक्स लगता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है ना। तो इससे इक्विटी मार्केट में अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी ना। अब पहले टैक्स लगता था पैसे कमाने पे, अब नहीं लगेगा, तो बाहर से भी लोग वो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 में है, मतलब बजट 2020 में है, हर बजट के साथ फाइनेंस बिल होता है ना, ठीक वैसे ही। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील, पहले क्या होता था कि मान लो कोई बड़ा कारोबारी तो उसके वहां जाके आप चेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, करप्शन वगैरह होता था, मशीनरी लगती थी सरकार की। लेकिन अब खुद ही आप करो, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये एग्जांपल है, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील। मतलब आपको आपका चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा, आपके पास जो डीआईएन होता है, ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी से आप टैक्स फाइल करो, सब कुछ घर बैठे हो जाएगा आपका ना। हायर फिजिकल डिफिसिट, अब देखो हायर फिजिकल डिफिसिट से क्या नुकसान होता है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि फिजिकल डिफिसिट के क्या नुकसान होते हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो कि फिजिकल डिफिसिट ज्यादा हो गया मतलब आपने बोरोइंग ज्यादा कर ली थी, बोरोइंग ज्यादा कर ली थी तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप मान लो आप खुद का एग्जांपल हो, आपकी सैलरी 100 रुपए, ठीक है, आपने उधार ले रखे हैं किसी से 100 रुपए, है ना, पहले से ही उस पर ब्याज जा रहा है, बहुत तगड़ा ब्याज है, 80 रुपए ब्याज जा रहा है। अब 80 रुपए तो ब्याज ही जा रहा है, आप नई सैलरी कमा रहे हो उससे सिर्फ 20 रुपए ही। अब 20 रुपए में तो खुद का खर्चा ही चल पाएगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो आप अपनी हेल्थ पे, आप अपनी एजुकेशन पे, आप बाकी चीजों पे, रियल एस्टेट में आप घर नहीं खरीद सकोगे। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट के साथ होता है कि फिजिकल डिफिसिट ज्यादा हो जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कट करना पड़ता है। मतलब जो आप घर खरीदते, जो आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे इन्वेस्ट करते आगे फ्यूचर के लिए, वो नहीं कर पाते। तो जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि महाराष्ट्र को रेलवे और हाईवे बजट को कट करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने फार्म लोन वेव कर दिया था। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर किसे बोलते हैं, है ना, लोक लुभावन जो मेजर होते हैं, जैसे किसानों का लोन वेव कर दिया। अब भाई पैसा तो उतना ही है, 100 रुपए, 100 रुपए में से 80 रुपए किसानों के पास चले गए, अब 20 रुपए ही बचे। तो अब पहले जो रेलवे और हाईवे में बजट जाता था वो कट करना पड़ेगा। अब रेलवे में गड्ढे पड़ेंगे, ट्रेनें टाइम पे नहीं चलेगी, तो समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नुकसान अल्टीमेटली फिर किसानों को ही होगा। तो ये तो लोग भावना वाली चीज है। कोर्ट क्या है, चाणक्य जी भाई कितना महान आदमी था उस टाइम यार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो सेकंड बीसी है, उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि टैक्स के जो टेनेट्स वो दे दिए थे, प्रिंसिपल दे दिए थे, कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ए टैक्स पेयर जस्ट लाइक बी कलेक्ट्स हनी फ्रॉम ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स पेटल। मतलब हिंदी में कर लेते हैं अपन, करदाता से उसी प्रकार कर वसूल करे जैसे मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों को छेड़े बिना शहद एकत्र करती है। मतलब ज्यादा भाई साहब छेड़ना नहीं है करदाता को, ज्यादा दबाना नहीं है, रिप्रेशन नहीं करना है। याद करो ट्रीटी ऑफ वर्साइल, याद है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई थी, उसमें जर्मनी पे बहुत ज्यादा कर लगा दिया गया था, है ना, और इतना ज्यादा कर लगा दिया गया था कि जर्मनी बैंकरप्ट हो गया था। और फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड। जब आप किसी को हद से ज्यादा दबा देते हो तो फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, ध्यान रखना। दूसरा स्लोगन क्या है, कोस मूलो दंडा। मैं इधर उधर निकल जाता हूं थोड़ा, आई लाइक टू कनेक्ट थिंग्स, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए कनेक्ट सिविल्स नाम है इसका, कनेक्ट, ठीक है। तो कोस मूलो दंड राजस्व प्रशासन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब राजस्व प्रशासन या अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मतलब रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई रेवेन्यू नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा यार। अब मैं यहाँ पे प्राउडली वो करूं कि मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूं एंड ऑल, तो मैं यदि मैं खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकता, यदि मैं खुद सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं बाकी लोगों को कैसे सक्सेसफुल बना दूंगा, आपको कैसे आरएस बना दूंगा। कल को आप आरएस बनने के बाद में सैलरी थोड़ा ना डिनाई कर दोगे, नहीं, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो कोस्ट तो मूल है भाई साहब, रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब जैसे ये आप 10 मार्कर क्वेश्चन में आप इससे वो कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। इस कोड से आप क्या कर सकते हो, 10 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रो दे सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है भाई, दो है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर दो चीजें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जो कि डायरेक्ट टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्ट करती है ना, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे जीएसटी हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है।
पर्सनल डीजी अनकेसिंग आपको पता ही है। असीम दास गुप्ता आया था, जीएसटी सबसे पहले ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल थी, उन्होंने लाने की कोशिश की थी लेकिन ला नहीं पाए, तो उस टाइम उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे असीम दास गुप्ता, उन्होंने जीएसटी मॉडल दिया था 2000 में, ठीक है। और बस अब तो होने वाला है, 2 मिनट और रुक जाओ। केनेजियन थ्योरी क्या बोलती है, केनेजियन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग एंड लोअर टैक्सेस टू स्टिमुलेट डिमांड, ठीक है, वही वाली बात हो गई। अपने को फिस्कल डिफिसिट और सॉरी कौन सा था वो, गोल्डीलॉक जोन, जिसमें आपको फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है। तो केनेशियंस बोलते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग, पैसा ज्यादा खर्च करो और टैक्स को लोअर करो, ताकि डिमांड और डिमांड बढ़े, इकोनॉमी बढ़े तो अपने आप ही टैक्स कलेक्शन होने लगेगा। इनका कहने का ये था मतलब, ठीक है। ट्विन डेफिसिट कौन कौन से होते हैं, फिस्कल डिफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब एक तो यहां पे फिस्कल डिफिसिट है, मतलब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, और करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो वहां पे भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो टीम डेफिसिट बहुत खतरनाक हालत है भाई। डिसइन्वेस्टमेंट कौन, विनिवेश कौन कौन से टाइप के होते हैं, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी एंड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। मतलब मान ले गवर्नमेंट के पास 100 ओनरशिप है लेट्स से एचपीसीएल की, मान लो गवर्नमेंट सिर्फ 30% डिवोल्व करती है, 70% अपने पास रखती है, तो माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है, मतलब मेजॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट के हाथ में। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, गवर्नमेंट हैंड्स ओवर कंट्रोल टू द एक्वायरिंग एंटिटी बट रिमेन सम स्टेक, मतलब 70% दे दिया और 30% ही खुद के पास रखा। एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब 51% दे दिया और 49% कम खुद के पास रखा, तो उसको मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट बोल देंगे। और 100% ही दे दिया, कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन बोल देंगे उसे, ठीक है। काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, वही सिंपल चीज है, बूम और बस्ट पे डिपेंड करता है कि मान लो रिसेशन चल रहा है, काउंटर साइक्लिकल जो चल रहा है उसको काउंटर करना है फिस्कल पॉलिसी से। मान लो रिसेशन चल रहा है, रिसेशन मतलब मंदी चल रही है, तो अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स को कम करेगी, है ना, पैसा स्पेंड करेगी ताकि वापस इकोनॉमी रिवाइव हो। और मान लो इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, तो आप गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को बढ़ा देगी ताकि रेवेन्यू कलेक्ट हो, है ना, तो स्पेंडिंग को कम कर देगी। बस यही होता है काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। लाफा कर्व क्या होता है, वही जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया था कि एक लिमिट आती है, उससे ज्यादा टैक्स करोगे तो भी कम टैक्स कलेक्शन होगा, उससे कम टैक्स रेट रखोगे तो भी कम। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने 22% बताया था ना कॉर्पोरेट टैक्स का, तो 22% पे गवर्नमेंट को लगाओगे कि यार मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उससे ज्यादा करते हैं तो फिर लोग टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं। 80% कर दिया तो टैक्स ही नहीं देते लोग, या काम करना ही बंद कर देते हैं। उससे कम किया तो लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन कम ही इतना कर दिया, मान लो 3% टैक्स ले तो वैसे ही टैक्स कलेक्शन कम हो गया आपका, 100 रुपए में से 3 रुपए आ रहे हैं गवर्नमेंट पर। तो एक ऑप्टिमम लेवल होता है, लाफर कर्व बताता है, जिसपे हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है भाई, मतलब गवर्नमेंट यदि खुद पैसा निकाल लेगी, मान लो गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी कर दिया। बॉन्ड क्या होता है, मैंने अच्छे समझाया था आपको इंडियन इकोनॉमी में जब प्री पढ़ाया था गौरव सर के चैनल पे, तो कि बॉन्ड क्या होता है, कागज का टुकड़ा होता है ना, जिसको गवर्नमेंट रिलीज कर देती है मार्केट में और उसके बदले पैसा ले लेती है। जैसे मैंने उस कागज के टुकड़े को खरीद लिया, उस पर 10 रुपए लिखा रहता, तो मैं गवर्नमेंट को 10 रुपए दे दूंगा और वो कागज का टुकड़ा मेरे पास मिल जाएगा। जब मैं उससे गवर्नमेंट को वापस दूंगा तो मुझे 12 रुपए मिल जाएंगे, तो 2 रुपए मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो गवर्नमेंट यदि पूरा पैसा मार्केट से खींच लेगी, पूरा बैंक से, आरबीआई से, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा कम बच जाएगा, क्योंकि यार लोगों के पास तो पैसा लिमिटेड ही है, मान लो 100 लोग इन्वेस्ट करने वाले अपने इंडिया में, है ना। अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड रिलीज कर दिया, एक अंबानी जी है, एक गवर्नमेंट है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड रिलीज कर दिया, 100 में से 90 लोगों ने तो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया, अब लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। अब अंबानी जी भी अपना कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करना चाहते हैं, ये भी तो बॉन्ड जारी करते हैं, या फिर अपनी कंपनी को आईपीओ में लगाना चाहते हैं, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से आईपीओ खरीदेंगे, कहां से शेयर खरीदेंगे अंबानी के। तो इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास अपॉर्चुनिटी कम हो गई पैसा उठाने की मार्केट से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना बोरो कर लिया खुद ही। मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट, मतलब डिफिसिट क्या होता है, कर्जा हो गया गवर्नमेंट के पास, अब उस कर्जा को कम करने के लिए यदि प्रिंट कर रही है पैसा, आरबीआई को बोल देती है कि भाई हमारे पास 5000 करोड़ रुपए कर्जा हो गया, ये उधार ले लिया हमने, तो ऐसा कर 5000 करोड़ रुपए प्रिंट करके दे दे इनको, तो उसे मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट बोलते हैं। तो आप बोलोगे ऐसे तो कितना भी पैसा छाप के दे दो, लेकिन उसका नुकसान भी होता है ना, फिर पैसा की डिवैल्यूएशन हो जाता है, पैसे की कमी होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को तो सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मान लो पैसे बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गया, मतलब 100 रुपए जो पैसा पहले 100 रुपए था, आज उसकी कीमत 150 रुपए के बराबर हो गई, समझ रहे हो। मतलब मान लो 2 प्याज आ रहे थे 100 रुपए में, अब 150 रुपए में 2 प्याज आ रहे, तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ गया, तो गरीब मरता है इससे। इस तरीके से आप स्कीम्स कौन कौन सी है, विवाद से विश्वास, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के और जो करदाताओं के बहुत सारे वो चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि करदाताओं को परेशानी है, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा, तो एक विवाद से विश्वास 2020 पॉलिसी है कि आप मिल बैठ के कर लेते रहे यार, है ना, कि चलो ठीक है आपके पास 1000 करोड़ रुपए आपको टैक्स देना था, कोई बात नहीं 800 दे दो, 700 दे दो, तो विवाद से विश्वास, ठीक है, विवाद को विश्वास में कन्वर्ट करना है और सेटलमेंट करना है।
इक्वलाइजेशन ले ऑफ 6% ऑन द प्रॉफिट जनरेटेड बाय नॉन डिजिटल कंपनीज सॉरी। तो ये देखो होता क्या है, डिजिटल कंपनीज कौन कौन सी है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये बहुत हरामी लोग हैं। चलो मैं ऐसे स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ कैसे वर्ड, अरे चिल है यार, कर सकता हूँ ना, तो कोई बात नहीं। गूगल यहाँ पे अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे हेडक्वार्टर ही नहीं रखेंगे, अब तो रखने लग गए क्योंकि अब इक्वलाइजेशन ले भी लग गया, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं रखेंगे, वहां से ऑपरेट करेंगे। मान लो सैन फ्रांसिस्को से ही कर रहे हैं या फिर अमेरिका से कहीं से भी कर रहे हैं। अब ये बोलेंगे गवर्नमेंट को कि हमारा तो भाई साहब वही नहीं है, हेडक्वार्टर ही नहीं है, हमारा तो ऑफिस ही नहीं है, हमारे से किससे टैक्स ले रहोगे। फेसबुक चल रही है यहाँ पे, लोग धड़ाधड़ी चला रहे हैं, व्हाट्सअप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, गूगल चल रहा है, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं है तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ चले। फिर गवर्नमेंट ने लिया कि रुको बेटा, हम इक्वलाइजेशन लेवी लगा देते हैं, आप हम सबको इक्वल कर देते हैं, कोई भी नॉन रेजिडेंट डिजिटल कंपनी होगी उसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं, 6% देना पड़ेगा, आपका हेडक्वार्टर हो या नहीं हो, ठीक है, इसे इक्वलाइजेशन लेवी बोल देते हैं। उसके अलावा ये पढ़ लेना, ये टारगेट है, ये तो आप खुद ही पढ़ोगे, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना घटा दिया और ये सब सब्सिडी को एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, ये कोई काम का नहीं है ना। काम का नहीं मतलब समझाने का कुछ नहीं है ना। एनकेसिंग कमेटी का मैंने बता ही दिया, 40% 20% ये सब बता ही दिया मैंने आपको। आर्टिकल 265 बोलता है कि बिना लॉ की अथॉरिटी के कोई भी टैक्स नहीं कर सकते, इसीलिए तो पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है, फाइनेंस बिल पास करवाना पड़ता है, क्या नाम है, एप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 265 है वो, डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल 265 क्या है ना। उसके अलावा ठीक है, ये सब टारगेट्स आप इनमें से जो याद हो बस की हो तो ही करना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो आप, है ना। ये तो मेरी ड्यूटी बनती थी कि मान लो किसी को बाकी सारी चीजें पता हो तो कम से कम उसको एक्स्ट्रा वैल्यूएट हो जाए ना। ये ध्यान रखना बस, अपनी जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.2% है, मतलब 100 में से सिर्फ 1.2 लोग, लगभग 1.5 लोग भी नहीं, लगभग 1 लोग ही टैक्स पे करते हैं, बाकी 98.8% जनता टैक्स पे नहीं करती। जबकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि 3 करोड़ जनता अब्रॉड ट्रेवल करती है हर साल, लेकिन हर साल सिर्फ 1.5 करोड़ ही इनकम टैक्स पे करते हैं। सोचो, जो आदमी अब्रॉड ट्रेवल कर रहा है यार, वो टैक्स पेयर तो होगा ही ना, इतना तो पैसा होगा ही उसके पास, तो लेकिन नहीं करते लोग, करते हैं भाई, क्या करें, ठीक है। इस तरीके से अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। 9 दिन हो गए, कल अपन सेशन रखेंगे 25 तारीख है कल, उसके बाद में अब तो लल्लू लल्लू टॉपिक आ गया, अब तो पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, आप कमेंट कर सकते हो आपकी कोई भी क्वेरी। ओके, बाय बाय।